धैर्य रखो, हर मेहनत का दिन ज़रूर आता है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान ऑफिशियल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मात्र अब बच गए हैं एग्ज़ाम के जो है बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम के जो है बीपीएससी एडीओ के एग्ज़ाम के लिए जो मात्र 14 से जो है 15 दिन बच रहे हैं हम लोग के। और इसी 14-15 दिन में जो है हम लोग को इतनी मेहनत करना है कि हमें जो है एक सीट अपने लिए जो है पक्का करना है। तो आप किस पे फोकस कर रहे हैं, आप अपना लक्ष्य क्या निर्धारित किया है, आप समझ सकते हैं। और आपको एक सीट चाहिए तो आपको मेहनत करना ही होगा और धैर्य रखना होगा। मेहनत का जो है समय ज़रूर आता है। आपने अगर मेहनत किया है तो आपको ज़रूर उसका फल मिलेगा। अगर अभी भी टाइम है, 14 से 15 दिन बचे हुए हैं, आप अभी भी मेहनत करके एक सीट पक्की कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई में अभी भी जो है कुछ प्रतिशत जो है कमी रह गई है, तो आप इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से जो है अपनी जो है तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट लोग जो है प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल 100% हो जाएगी। बिल्कुल 100% और एक सीट जो है आप लोग के लिए जरूर पक्की हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। ये सामान्य अध्ययन का है और ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 6 हम लोग लगा रहे हैं। अगर आप लोगों ने 5 तक नहीं देखा तो उसको जाके आप लोग प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए पहले हमारे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हम लोग तो मैग्नेटाइट अयस्क में लोहे की सांद्रता कितने प्रतिशत होती है? तो 67% या फिर 70%, 74% या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मैग्नेटाइट अयस्क में जो है लोह की सांद्रता 70% है। इसका रासायनिक सूत्र होता है कितना? Fe2O। Fe2O होता है। और यह जो मुख्यतः जो कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में जो है पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 70% होता है मैग्नेटाइट अयस्क में। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मुंबई में पहली सफल कपड़ा मिल किस वर्ष जो है स्थापित की गई थी? तो 1854 में, 1864 में, 1874 में या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र का कारखाना जो है 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में जो है खोला गया था। और प्रथम सफल कारखाना जो है 1854 ईस्वी में मुंबई में कवास जी डोबर के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। भारत में कॉटन पॉलिश के नाम से जो है मुंबई को जाना जाता है, कॉटन पॉलिश के नाम से, क्योंकि यह सूती वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1854 में। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। गेहूँ, गन्ना, कपास, जूट। तो 3 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो कारिकाल जो है तमिलनाडु, यनम आंध्र प्रदेश और वाणिज्यिक अनाज कृषि की एक महत्वपूर्ण फसल जो है क्या है? गेहूं है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में जो है फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो गेहूं क्या है? वाणिज्यिक अनाज है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन की। जनसंख्या में परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या है? तो जन्म, मृत्यु एवं विवाह, जन्म, मृत्यु एवं प्रवास, जन्म, मृत्यु एवं जीवन प्रत्याशा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जनसंख्या में परिवर्तन के नंबर क्वेश्चन की बात करें जनसंख्या में परिवर्तन के 3 प्रमुख कारण है। जन्म दर जो है जो नई जनसंख्या जोड़ती है, मृत्यु दर जो जनसंख्या घटाती है, और जीवन प्रत्याशा जो लोगों के दीर्घकालीन जीवन को प्रभावित करती है। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जन्म, मृत्यु और जीवन प्रत्याशा, यानी कि कितने साल लोग जी रहे हैं। तो अभी बात करें हम लोग तो अभी जो है कितने वर्ष है? तो अभी जो है शायद 72 वर्ष जो है जीवन प्रत्याशा रेट है। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, उपयुक्त में से एक से अधिक। नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य जो कि गोवा राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट में स्थित एक महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जो विविध प्रकार के वनस्पतियों जीवों का घर। इस अभयारण्य में जो है दूध सागर झरना भी स्थित है जो एक प्रमुख पर्यटन आकर्षक है। राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोवा में। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में। क्वेश्चन की बात करें हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की, 6 नंबर क्वेश्चन की। तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है। तो समशीतोष्ण कटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्णआर्द्र कटिबंधीय, उपयुक्त में से एक से अधिक। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय है। क्या है? समशीतोष्ण कटिबंधीय है, जिसे शोला के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये वन मुख्य रूप से जो है घाटियों में पाए जाते हैं। लहरदार पर्वतीय घास के मैदानों से अलग होते हैं। तो राइट हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए,
यानी कि जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन में जो है संबंध है? तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ITC जेट स्ट्रीम का खिसकना, या फिर तिब्बती उच्च, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय ग्रीष्म मानसून का प्रदर्शन कई वायुमंडलीय विशेषताओं से संबंध है, जिससे जो है जैसे उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ITC जेट स्ट्रीम का खिसकना, तिब्बती उच्च और लाल नीनो, ये तत्व जो मिलकर मानसून की दिशा और तीव्रता निर्धारित करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, बाकी सब सही है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहले में झील दिया गया, दूसरे में झील के प्रकार दिया गया है। तो पहले ऑप्शन की बात करें हम लोग तो भीमताल कहाँ पे है? तो भीमताल जो है, भीमताल कैसा है? टेक्टोनिक गतिविधि के कारण बनी एक अष्टमुडी झील, एक अनूप या जो है पश्चय जल यानी कि बैक वाटर झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का भीमताल झील कैसी है? तो टेक्टोनिक झील, यानी 1 का 3 हो जाएगा हम लोग का, 1 का 3। आगे हम लोग बात करते हैं अष्टमुडी कैसा है? तो अष्टमुडी जो है एक अनूप और पश्चल जो है। गोहन की बात करते हैं, गोहन कैसा है? तो गोहन झील जो है क्या है? भूस्खलन के कारण बनी जो है झील है। तो कैसी है? तो भूस्खलन के कारण बनी है। और लोहर झील जो है ज्वालामुखी पहाड़ का जो है मुख्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3, 1, 2, 4। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की। तो भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित जो है पुल कौन सा है? भूपेन हजारी सेतु, महात्मा गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु, या फिर जवाहर सेतु। तो 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा पुल डोडा सादिया पुल ब्रह्म नदी की जो है सहायक नदी लोहित नदी पर बना है। यह पुल असम और जो है अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। यह पुल असम के ढोला और जो है सादिया गाँव को जोड़ता है। ये भूपेन हजारी सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हम लोग को ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भूपेन हजारिका का पुल, हजारिका सेतु। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की। बेतवा नदी निम्नलिखित में से किस दिशा में बहती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, या फिर जो है पश्चिम से पूर्व की ओर, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं बेतवा नदी जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है बहती है। यह नदी जो है मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत से निकलती है और उत्तर प्रदेश में जो है यमुना नदी में मिल जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्षिण पश्चिम से लेके उत्तर पूर्व में, यानी कि ये विंध्याचल श्रेणी से जो है यहाँ से निकलती है और जो है यहाँ पे यमुना नदी यहाँ पे जाकर जो मिल जाती है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे सूची 1 को जो है सूची 2 में से सम्मिलित करना है और सही कोट पहचाना है। तो यहाँ पे जो है दर्रा दिया गया, यहाँ पे राज्य दिया गया है। क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। और बोमडिला दर्रा की बात करें हम लोग तो ये कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। तो इसी ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की। पृथ्वी के स्थलीय भाग के जो कितने प्रतिशत भाग का जो भारत का विस्तार है? 2.9%, 2.4%, 3.0%, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल पृथ्वी के स्थलीय भाग का जो है 2.4%, भारत के कुल क्षेत्रफल का जो है यानी 32,67,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां जो है सबसे बड़ा देश है। पृथ्वी की सतह से जो है 71% भाग जल से है और 29% भाग जो है भूमि से ढका हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.4% जो है उसमें भारत का हिस्सा है पूरे विश्व में स्थलीय भाग में। आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की। 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो किसी समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक है आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, या फिर जो है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। तो सही उत्तर हम लोग बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें हम लोग तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं आदिम लक्षणों का संकेत, विशिष्ट संस्कृति, पिछड़ापन, भौगोलिक अलगाव एवं बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म इत्यादि अनुसूचित जनजाति में जो है किसी समुदाय को घोषित करने की विशेषता है। राष्ट्रपति लोक अधिसूचना के माध्यम से किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी कि सभी सही है। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन की।
14 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन जो है 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, संसद के किसी भी सदन के जो है निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो कुट के हिसाब से हम लोग को सही उत्तर बताना है। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए जो है महाभियोग का जो है प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग जो है संसद में एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि संसद के दोनों सदनों में नामित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में जो है भाग ले सकते हैं। दोनों सदनों के सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग में जो है भाग नहीं लेते हैं। हालांकि वे उनके चुनाव में भाग लेते हैं, चुनाव में जो है भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 और 4 जो है सही है। 3 और 4 जो है सही है, बाकी दोनों गलत है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें हम लोग तो भारत में धर्मनिरपेक्षता के जो है वैज्ञानिक प्रारूप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है। तो यह प्रकृति के कथ्यात्मक है तथा जो है प्रगतिशील राष्ट्र की आवश्यकता से मेल खाता है। यह धर्म तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक रखता है। यह प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिसत्ता के तहत रखता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भारत में धर्मनिरपेक्षता का जो है वैज्ञानिक प्रारूप राज्य को धर्म से जो है स्वतंत्र करके गत्यात्मक परिवर्तनों की अनुमति देता है। यह धर्म एवं राजनीति को अलग करता है और सभी समुदाय को संविधान के अधीन लाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह प्रत्येक समुदाय को संसद की संप्रभु अधिसत्ता के तहत जो है रखता है। 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का, यानी कि सभी ऑप्शन जो है हम लोग का सही है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन की। तो भारत का संविधान जो है लिखित है, संघीय है, एकात्मक है या फिर परंपरागत है। तो कौन सा कथन जो है सही है, हम लोग को सही बताना है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो भारतीय संविधान जो है एक लिखित दस्तावेज है। यह संविधान भारत द्वारा तैयार किया गया था और इसमें जो है देश के शासन के लिए जो है नियम और कानून शामिल है। भारत का संविधान संघीय है, जिसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन करता है। भारत का संविधान जो है संघीय है, जिसका अर्थ है कि यह केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन करता है। दोनों स्तरों पर सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 जो है राइट है। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की। तो CGTMS इसका जो है पूरा रूप क्या होगा। CGTMS का पूरा रूप क्या होगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं CGMSE का जो है पूरा रूप है क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को। और यह जो भारत के सूक्ष्म और लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जो है उद्देश्य से स्थापित किया गया एक ट्रस्ट है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रेडिट गारंटी फंड फॉर ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक जो है बेरोजगारी यानी कि इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का जो है सही आशय प्रदान करता है। बात करें हम लोग तो जो है गैर कृषि मौसम के दौरान किसानों का बेरोजगार होना, कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का जो है बेरोजगार होना, एक छोटे खेत पर कार्य करने वाला परिवार जहां कम लोगों की जो है आवश्यकता है, शिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी न मिलना, यानी कि औद्योगिक बेरोजगारी कैसी है। तो 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें कपड़ा मिलों में मशीनों के आगमन के कारण जो है हथकरघा बुनकरों को जो है बेरोजगार होना, यह औद्योगिक बेरोजगारी का एक स्पष्ट उदाहरण है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपड़ा मिलों के आने से जो है मशीनों के आगमन के कारण हथकरघा बुनकरों का जो है बेरोजगार होना। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय, द्वितीय, प्राथमिक या फिर सेवा क्षेत्र में। तो 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग क्वेश्चन की बात करें चूँकि कपास के रेशे से जो है कपड़ा बनाना, कच्चे माल को तैयार करना, उत्पादन में जो है बदलने की एक विनिर्माण प्रक्रिया है, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी जी।
तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यह कथन जो है महात्मा गांधी का है। महात्मा गांधी सांप्रदायिक दंगों से काफ़ी परेशान होते थे। तो राइट हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महात्मा गांधी के कथन है ये। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को जो है सुमिलित करके सही कोटों का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राजनीतिक संगठन दिया गया है, यहाँ पे संस्थापक दिया गया है। तो पहला हम लोग का खाकसार की बात करें हम लोग तो खाकसार का जो संपादक कौन है, तो इनायतुल्लाह मशरिकी। तो कौन हो जाएगा इसका, तो इनायत मशरिकी। आगे बात करें सोशलिस्ट पार्टी की बात करें, इसका संस्थापक कौन है, जयप्रकाश नारायण है। कौन है, जयप्रकाश नारायण, यानी कि सी हो जाएगा। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की बात करें हम लोग तो इसके संस्थापक कौन है, तो बी.आर. अम्बेडकर है। कौन है, तो बी.आर. अम्बेडकर है। तो इसका हो जाएगा हम लोग और डी फॉरवर्ड ब्लॉक के हो जाएगा हम लोग का सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर की बात करें हम लोग तो हम लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की। तो पाकिस्तान प्राप्ति के लिए किसने जो है प्रत्यक्ष कार्य दिवस का जो है आह्वान किया, गांधी जी, M.A. जिन्ना ने, अली बंधु ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 22 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए जो है प्रत्यक्ष कार्य दिवस का जो आह्वान M.A. जिन्ना ने किया था। वे भारत विभाजन के प्रमुख समर्थक थे। इस आह्वान का उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय को अपनी शक्ति और एकजुटता दिखाने के लिए प्रेरित करना। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जिन्ना। आगे बात करते हैं हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से जो है आरंभ हुआ था, तो 1929 के लाहौर आंदोलन से, या फिर जो 1930 के अहमदाबाद, या फिर 1930 के डांडी, या फिर 1920 के चंपारण। तो 23 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में जो है डांडी यात्रा से प्रारंभ हुआ था। डांडी यात्रा नमक कानून के विरोध में था। यह यात्रा 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक जो महात्मा गांधी ने किया था, 78 अनुयायियों के साथ की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1930 में जो है डांडी से शुरू हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। तो निम्न में से वर्ष 1919 में जो है कौन सी घटना की वजह से जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस से लौटा दी थी। तो खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलेट एक्ट। तो 24 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है 22 मई 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की भयावह खबर मिली थी, जिसमें ब्रिटिश सेना ने जो है 379 से अधिक निर्दोष लोगों को जो है गोली मार दी थी। उन्होंने कलकत्ता में विरोध सभा आयोजित की और ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दी। महात्मा गांधी ने जो है केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी और सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध माना था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो निम्नलिखित में से जो है भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग की दृष्टिकोण के बारे में जो है कौन सा सही है। तो इसने जो है क्रिप्स मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी जो है पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। उसने बेवल योजना 1945 को अस्वीकृत किया क्योंकि उनकी स्वतंत्रता पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। या फिर इसने कैबिनेट मिशन प्रस्तावों को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मुस्लिम लीग ने जो है क्रिप्स मिशन 1942 को अस्वीकार किया था मुस्लिम लीग ने, क्योंकि इसमें जो पाकिस्तान की मांग नहीं मानी गई थी। 1945 की बेवल योजना में जो है स्वीकार किया गया, जबकि 1946 में जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस घोषित कर सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया था। राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। 1920 ईस्वी के नागपुर अधिवेशन में, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में, 1931 के कराची अधिवेशन में। तो 26 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कांग्रेस के जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का जो है प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में जो है भारत के लिए पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, जिसका अर्थ था कि ब्रिटिश शासन से जो है पूर्ण स्वतंत्रता। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो
1857 के विद्रोह की जो विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकरण कार्यक्रम या विचारधारा नहीं था, समाज के सभी वर्गों से जो है समर्थन का अभाव था। दिए गए में सही उत्तर हम लोग को चुनना है। तो 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी। इस क्रांति की जो विफलता का कारण अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, समाज के सभी वर्गों से समर्थन का अभाव था एवं विद्रोहियों के पास कोई स्वीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी। 10 मई 1857 में मेरठ से यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था और दिल्ली तक गया। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह बहादुर शाह जो है जफर द्वितीय शासन कर रहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो राजा राम मोहन रॉय ने जो है किस सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए जो है संघर्ष किया था? तो पर्दा प्रथा, बहु विवाह प्रथा या छुआछूत या फिर सती प्रथा। तो 28 नंबर क्वेश्चन की बात करें, राजा राम मोहन रॉय एक समाज सुधारक थे जिन्होंने सती प्रथा के खिलाफ जो है जोरदार अभियान चलाया था। उन्होंने इस क्रूर प्रथा के खिलाफ जनमत जुटाया और ब्रिटिश सरकार को इससे समाप्त करने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रयासों से जो है यह कि 1829 में सती प्रथा को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया। कब? 1829 में जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, यानी कि बंद कर दिया गया सती प्रथा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सती प्रथा के लिए जो है संघर्ष किए थे राजा राम मोहन रॉय। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने जो भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर जो है गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष जो है पारित किया गया था? 1885 में, 1878 में, 1880 में या फिर में से एक से अधिक। तो 29 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार को जो है स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों पर जो है सेंसरशिप लगाने और उन्हें जो है जब्त करने का अधिकार दिया गया था। यह एक्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो है अंकुश लगाता था। इसके तहत जिला मजिस्ट्रेट समाचार पत्रों से जो है सुरक्षा राशि मांग सकता था और सरकार के खिलाफ सामग्री प्रकाशित करने पर जो है प्रेस को जब्त कर सकता था। इस एक्ट को जो 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो है निरस्त कर दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1878 में 1878 में जो है इसको प्रतिबंध लगा दिया गया था। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जो है जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके जो है शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड मेयो ने, लॉर्ड कर्जन ने या फिर लॉर्ड रिपन ने। तो 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, लॉर्ड कर्जन ने जो है 1899 से 1905 तक जो है भारत के वायसराय रहे। कर्जन ने जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान कहा था कि मेरे विश्वास में जो है कांग्रेस अपने पतन के लिए जो है लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी महान महत्वाकांक्षा में से एक है कि शांतिपूर्ण निधन के लिए इसकी सहायता जो है करना है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन की। तो भारत में 1613 ईस्वी में जो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो गोवा में, बंगाल में हुगली में, अमरकोट में या फिर सूरत में। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो भारत में 1913 में जो है अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में जो है स्थापित की थी। इस फैक्ट्री की स्थापना के लिए जो है उन्होंने मुगल बादशाह जहांगीर से अनुमति ली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सूरत में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की। तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो निम्न में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटी थी? कुतुब शाह की गोलीकांड पर राज्य या फिर पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा, अहमदनगर में जो है निजाम शाही राज्य, बीजापुर में आदिल शाह का राज्य। तो 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना जो 1489 में जो है यूसुफ आदिल शाह ने की थी। अहमदनगर में निजाम शाही वंश की स्थापना 1490 में जो है मलिक अहमद ने की थी। गोलकुंडा में जो है कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने जो है 1512 ईस्वी में की थी। पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली ने जो है 1510 में जो है गोवा पर कब्जा किया था और अंत में जो है पहली घटना डी में जो है यानी कि बीजापुर में जो है आदिल शाही वंश की स्थापना। तो राइट आंसर की बात करें हम लोग तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो है बीजापुर में जो है आदिल शाह की राज्य की स्थापना। तो हम लोग का राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की। तो दसवंत और जो है वसावन प्रसिद्ध चित्रकला
मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहाँ या फिर जहांगीर? तो 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दशवंत और बसावन मुगल सम्राट जो है अकबर के दरबार में जो है प्रसिद्ध चित्रकारी थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबर के। आगे बात करते हैं हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन की। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी? फारसी थी, अरबी थी, उर्दू थी या फिर हिंदी थी? तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा फारसी थी। फारसी ईरान की जो है मूल भाषा है, जो मुख्य रूप से अफगानिस्तान में जो है दारी और ताजिकिस्तान में जो है ताजिक के रूप में जानी जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फारसी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है किस मूल्य पर जो है इल्तुतमिश इसको खरीदा था? 50 लाख जीतल पे, 1 लाख जीतल पे, 2 लाख जीतल पे या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? 35 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है इल्तुतमिश को गुजरात अभियान से लौटते समय 1 लाख जीतल में खरीदा था। अतः 1 लाख जीतल में जो है खरीदा था, अतः इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम भी था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 लाख जीतल में। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान जो है हुआ था? तो चेरो राजवंश, आयनिवार राजवंश, कर्नाट राजवंश या फिर पिथिपति? 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो मैथिली भाषा का जो विकास कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान जो है शुरू हुआ था। कर्नाट वंश, जिसे जो है कर्नाट वंश भी कहा जाता है, तो मिथिला क्षेत्र में जो है शासन करने वाला एक महत्वपूर्ण राजवंश था। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कर्नाट वंश। आगे बात करते हैं 37 नंबर पर, अंक गणित में दशमलव संकेत का आविष्कार किसने किया था? अरबियों ने, भारतीयों ने, ग्रीकों ने या फिर रोमनों ने? तो 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में जो है दशमलव पद्धति की शुरुआत जो है आर्यभट्ट के द्वारा जो है की गई थी। इसके अलावा आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज की गई थी और पाई की खोज भी की गई थी। शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। आर्यभट्ट ने ही जो है आर्यभट्टीय एवं सूर्य सिद्धांत पुस्तक की रचना की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीयों के द्वारा। आगे बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की। भारत इनमें से जो है किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर जो है स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो पुष्पमित्र शुंग ने, मेनांडर ने या फिर बिम कटफिशस ने या फिर गौतमीपुत्र सातकर्णी ने? तो 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो बिम कार्डरफिशस प्रथम कुषाण सम्राट थे, जिन्होंने जो है सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए थे। यद्यपि स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम भारत में इंडो ग्रीक ने करवाया था, किंतु कुषाण शासक ने जो है कटफिशस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के व्यापक पैमाने पर जारी करवाए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विम कटफिशस। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भगवत गीता और जो है शांति पर्व दोनों का जो है समावेश होता है रामायण में, पुराण में या फिर ऋग्वेद में या फिर महाभारत में? तो 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग तो महाभारत में जो है भगवत गीता और जो महाभारत में जो है भगवत गीता और शांति पर्व का समावेश होता है। भगवत गीता को जो महाभारत के भीष्म पर्व से जो है निकाला गया है तथा शांति पर्व महाभारत का 12वां पर्व है। शांति पर्व में जो है मनुष्य के जीवन के विकास के लिए आवश्यक ज्ञान और उपदेश मिलते हैं। तो राइट आंसर जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महाभारत में जो है भगवत गीता और शांति पर्व दोनों समावेश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन की। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो अपने शासन के किस वर्ष में जो है अशोक ने जो है बोध गया की यात्रा की थी? 9वें, 10वें, 11वें या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? तो 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो अशोक ने जो है अपने शासन के 10वें वर्ष में जो है बोध गया की यात्रा जो है 10वें वर्ष में जो है बोध गया की यात्रा, जहाँ जो भगवान बुद्ध ने जो है ज्ञान प्राप्त किया था। और अपने शासन के 20वें वर्ष में उन्होंने जो है लुम्बिनी की यात्रा की, जो भगवान बुद्ध का जन्मस्थल था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को जो है अपना लिया था। कलिंग के युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म अपनाया था और जो है इसका प्रचार प्रसार शुरू किया था। तो राइट हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10वें वर्ष में जो है बोध गया की यात्रा की थी अशोक ने। आगे बात करते हैं क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में, एथेंस में या फिर स्पार्टा में या फिर पाटलिपुत्र में? तो 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो 6ठी शताब्दी में विश्व का पहला गणतंत्र जो राज्य था कौन था? गणतंत्र व्यवस्था कहाँ पे थी? तो वैशाली में जो थी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, जो कि लिच्छवी वंश द्वारा जो है स्थापित किया गया था, जिसका शासन एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा किया जाता था। यह प्राचीन गणराज्य था जो अब के बिहार राज्य में जो है स्थित है। वज्जी संघ यानी कि 8 गणराज्यों का संघ की राजधानी वैशाली थी। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वैशाली के। और जो है मगध नरेश अजातशत्रु ने जो है लिच्छवियों को हराकर जो है वैशाली पर अधिकार कर लिया था और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो राइट हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, वैशाली। आगे बात करते हैं हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। अब वैशाली को जो विश्व का पहला जो है गणतंत्र व्यवस्था
जो है वाला जो है जिला माना जाता है, यानी कि संघ माना जाता है। 8 और 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण भारत में जो है जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था गौतम द्वारा, इंद्रभूति द्वारा, सुघर्मन द्वारा या फिर भद्रबाहु द्वारा। तो 42 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो दक्षिण भारत में जो है जैन धर्म का जो है प्रचार प्रसार भद्रबाहु के द्वारा जो है हुआ था। और भद्रबाहु क्या थे, तो एक प्रमुख जैन आचार्य थे जिन्होंने जो जैन धर्म के सिद्धांत को दक्षिण क्षेत्र में फैलाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भद्रबाहु के द्वारा। तो आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन की। 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भरहुत एवं अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे, किसके थे, जैन धर्म के, शैव मत के, या फिर बौद्ध धर्म के, या फिर भागवतवाद के। तो 43 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो भरहुत और अमरावती जो है प्राचीन काल में जो है बौद्ध धर्म के 2 महत्वपूर्ण केंद्र थे। भरहुत जो है मध्य प्रदेश में स्थित है और इसकी खोज जो है 1873 ईस्वी में हुई थी और में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। जबकि अमरावती जो है आंध्र प्रदेश में है स्थित है और इन दोनों स्थलों पर जो है बौद्ध स्तूप और मठों के अवशेष जो है मिले हैं, जो बौद्ध कला और वास्तुकला के जो है उत्कृष्ट उदाहरण है। भरहुत स्तूप का निर्माण जो है मौर्य काल में हुआ था, जबकि अमरावती स्तूप का निर्माण जो है सातवाहन काल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बौद्ध धर्म के। भरहुत की खोज कब हुई थी, 1873 में। कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। और जो अमरावती कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन की। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो वैदिक काल में जो है प्रयुक्त पुर का अर्थ है, क्या है, दुर्ग होता था, व्यापार, बाजार। पुर का अर्थ बाजार या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक था। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो वैदिक काल में पुर शब्द का जो है अर्थ होता था दुर्ग या किलेबंद शहर या फिर गढ़ होता था। यह शब्द वैदिक साहित्य में जो है कई बार प्रयोग हुआ है, जहाँ इसका प्रयोग सुरक्षित और मजबूत बस्तियों के लिए जो है किया जाता था। इन बस्तियों को अक्सर दीवार से घेरा जाता था और वे जो है सैन्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती थी। राइट आंसर हो जाएगा हमको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुर्ग। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति जो है किस धातु से बनी थी, तांबा से, पीतल से, कांस्य की, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो मोहनजोदड़ो से जो मिली थी डांसिंग गर्ल, यानी कि जो नर्तकी की मूर्ति थी उसको किससे बनी थी, तो कांस्य की मूर्ति थी, जो है लगभग 2500 ईसा पूर्व की थी। और इसे जो है लॉस्ट वैक्स तकनीक यानी कि लुप्त मोम विधि द्वारा जो है बनाया गया था। यह प्राचीन भारतीय धातु कला का जो है उत्कृष्ट उदाहरण था। और इसकी ऊंचाई की बात करें कितनी थी मूर्ति की, तो लगभग जो है 10.5 सेंटीमीटर था। और ये जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांस्य, यानी कि ब्रॉन्ज। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताई थी कि ब्रॉन्ज किससे बनता है, तो तांबा प्लस टीन मिलाकर के जो है ब्रॉन्ज बनता है, जिसमें कि तांबा कितने प्रतिशत होता है, तो 88% जो है तांबा होता है। और टीन कितने प्रतिशत होता है, टीन जो है मात्र 12% मिलाया जाता है। इसके मिश्रण से जो है कांस्य तैयार होता है। आगे हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की। 46 नंबर क्वेश्चन की बात, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जो है अपने गोदी बाड़ा यानी कि बंदरगाह के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो संघोल, लोथल, मोहनजोदड़ो या फिर आलमगीरपुर। तो 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो लोथल भोगवा नदी के तट पर जो है गुजरात में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रमुख बंदरगाह था, जो है 2400 से लेकर के 1900 ईसा पूर्व में जो है विकसित हुआ था। यहाँ जो है विश्व की प्राचीनतम ज्ञात गोदीवाड़ा मिली थी, जो है जहाज निर्माण, मरम्मत और व्यापार के लिए जो है उपयोग होती थी। लोथल से जो है जवाहरात, मोती और गहनों का जो है व्यापार पश्चिम एशिया तक जो है होता था। इसकी खोज जो है 1954 ईस्वी में जो है रंगनाथ राव ने जो की थी। मानव निर्मित बंदरगाह गोदीवाड़ा चावल की जो भूसी अग्नि वेदिका के लिए प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल जो है एक प्रमुख बंदरगाह था, गोदीवाड़ा बंदरगाह था। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन के। निम्नलिखित में से कौन सा है या कौन से जो कथन सही है, तो जो है 326 BC में जो है सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया और जो है आरभी यानी कि तक्षशिला का राजा ने जो है सिकंदर और उसकी सेना का जो है स्वागत किया। और तीसरा कथन क्या दिया है, तो सिकंदर की मृत्यु जो है 322 BC में हुई थी। तो ऑप्शन से बात करें हम लोग तो केवल एक, केवल दो, केवल तीन, केवल एक, केवल दो, या फिर केवल एक, केवल तीन, या फिर सभी कथन जो है सही है। तो 47 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सिकंदर ने जो है भारत पर 326 BC में जो है हमला किया था और
मैसेडोनियन के राजा जो था, इसके बाद जो है 323 BC में जो इसकी मृत्यु हुई थी। और आरंभिक तक्षशिला का राजा था ने जो आरंभी तक्षशिला का राजा ने जो सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था। सिकंदर की मृत्यु का जो है कथन गलत है, क्योंकि इसलिए जो है 1 और 2 सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा गलत है, क्योंकि इसकी मृत्यु जो है 323 BC में जो हुई थी। आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन की। तो संसार का सर्वोच्चतम खनिज अभ्रक जो है प्राप्त होता है धनबाद से, हजारीबाग से, झरिया से या फिर कुल्टी से। तो उपयुक्त में से जो कौन सा अपना उत्तर चुनने के लिए आते हैं, ऑप्शन 1 और 2, केवल 2 या फिर 2 3 या फिर 2 4। तो 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हजारीबाग, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है, संसार का सबसे अच्छा खनिज अभ्रक यानी कि माइका का प्रमुख उत्पादक है। जहाँ जो है यहाँ की खनिज जो है संपदा के कारण इसे माइका बेल्ट के नाम से भी है जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 जो है सही है, यानी कि हजारीबाग से जो है सर्वोत्तम खनिज अभ्रक जो है प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की। तो बिहार के किस जिला में जो है चाय की खेती की जाती है? पश्चिम चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, भागलपुर में या फिर किशनगंज में? तो 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिहार के किशनगंज जिले में जो है चाय की खेती की जाती है। किशनगंज जिले में जो है चाय की खेती 1990 के दशक से जो है शुरू हुई थी। वर्तमान में किशनगंज बिहार में जो है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसकी मिट्टी और जलवायु चाय की खेती के लिए जो है अनुकूल है। यहाँ जो है यह जो इलाका हिमालय की तलहटी में स्थित, जिससे चाय की जो है गुणवत्ता बेहतर होती है। किशनगंज को जो है मिनी दार्जिलिंग भी कहा जाता है। बिहार में जो है सर्वाधिक वर्षा किशनगंज जिले में ही होती है। तो आपको पता होगा जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होगी वहाँ की नमी जो ज़्यादा होगी वहीं पे जो है चाय की खेती होती है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में, असम में, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है तो यहाँ पे जो है चाय की खेती अच्छी होती है। उसी तरह से बिहार में जो है किशनगंज में जो है बहुत अधिक वर्षा होती है और यहाँ पे जो है कि मिट्टी भी अच्छी रहती है, उपजाऊ रहती है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है चाय की खेती खूब अच्छी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किशनगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन की। गंडक नदी का दूसरा नाम है घाघरा, गंगा, नारायणी या फिर सोन। गंडक नदी का, तो 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो गंडक नदी का जो है नेपाल में जो है नारायणी एवं जो है शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। गंडक नदी का जो पुराना नाम सदा नीरा, यानी कि जो हमेशा बहती रहती है। गंडक नदी काली और जो है त्रिशूल नदियों के संगम से बनी है। गंडक नदी जो है बिहार में जो है सोनपुर के निकट गंगा में मिल जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नारायणी। इसका गंडक का दूसरा नाम क्या है? नारायणी। और या फिर इसको जो है सदा नीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? सदा नीरा। सदा नीरा का अर्थ होता है जो हमेशा बहने वाली। तो यह इसी के साथ जो हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप लोगों को पता होगा कि मैं क्यों इसको छोटे छोटे पार्ट में करूँगी, ताकि आपको जो है बोरिंग ना लगे और आप लोग जो है अच्छे से इसको कवर कर सके। तो अच्छे से आप लोग कीजिए। और मैं जो है हमेशा इधर भी जानते हैं आप लोग, मैं डॉक्टर पास हमेशा जाते रहती। RCT का जो मेरा आज लास्ट डे है और मैं आज करवा लूँगी, उसके बाद मुझे डॉक्टर पास नहीं जाना पड़ेगा। तो समस्याएं ज़िंदगी में आती रहती है, समस्याओं से लड़के उसको जो है उसे ना हारना मानना ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।